तो फ्रेंड्स, मैं रितिका भानुशाली आप सभी का लेट्स अहेड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम लोग क्लास 6 से लेके 12th तक एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जिसमें हमने भूगोल से पढ़ना शुरू किया था। जैसे ही भूगोल पढ़ लेते हैं हम क्लास 6 का तक कवर कर लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने भूगोल के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज चैप्टर 3 देखेंगे, ठीक है। इसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेन है, हमें तो अपना बेसिक क्लियर करना है, इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, ताकि एडवांस बुक पढ़ने में फिर कठिनाई ना आए। इसलिए जो बच्चों के लिए है, जैसे कि आप लिखा है आओ कुछ करके सीखे, ये सब हम छोड़ देंगे और जो मेन है वो हम पढ़ते चलेंगे। जैसे कि घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल क्या होते हैं, प्रदीप्ति वृत्त क्या होते हैं। मतलब इस लेसन में हम जानेंगे कि ये जो ऋतुएं चेंज होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये सब कैसे होता है ना। और पृथ्वी की गतियाँ, मतलब पृथ्वी कौन कौन सी गति करती है, ये देखेंगे। यही सब इस पाठ में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ, पाठ 3। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, आप सभी जानते हैं, जिस पे हम रहते हैं, है ना। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। जिसे कुछ भी डाउट हो तो वो पिछला वीडियो भी देख सकता है ना, उसमें मैं वो सब उसी में मैंने गतियों के बारे में भी कुछ बताया था, ठीक है। इसमें भी बता दूंगी पृथ्वी की गतियाँ। जैसा, चलो हम देखते हैं आगे क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखते हैं, मैं आपको बनाकर बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये सूर्य है और ये मान लो आपकी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, इस गति को कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। इसका एक निश्चित, मतलब एक स्थिर कक्ष होता है। मतलब ये जो है ना, ये अपने कक्ष में ही ऐसे घूमेगी, ठीक है। ये जो बाकी ग्रह रहते हैं उसमें उनका भी एक कक्ष रहता है ना, एक स्थिर कक्ष रहता है, उसमें नहीं घुस जाएगी जाके। ये जो पृथ्वी है घूमते घूमते इसमें नहीं घुस जाएगी, ये अपने एक स्थिर कक्ष में ही गति करेगी, ठीक है, सूर्य के चारों ओर। इसको कहते हैं परिक्रमण गति। जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर के चारों ओर घूमते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि चलो मंदिर की परिक्रमा करके आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वही गति है। वैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है। ये तो इसकी एक हुई परिक्रमण गति। और अब देखते हैं घूर्णन गति। ये सूर्य और ये पृथ्वी और इसका ये अक्ष, ठीक है। जैसे कि पंखा रहता है ना, पंखा ऐसे अपने अक्ष में ही गोल 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 घूर्णन गति करता है ना। वो पूरे रूम में तो ऐसे परिक्रमा नहीं करता है ना, वो तो अपने अक्ष पर ही ऐसे गोल 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 घूर्णन करता है। वैसे ही ये पृथ्वी का जो अक्ष है, अपने अक्ष में ही ऐसे गति करती है, गोल गोल गोल। तो ये घूर्णन गति करते हुए ही साथ में परिक्रमा भी सूर्य की करती है। मतलब ये घूर्णन गति भी कर रही होती है और साथ में ये परिक्रमा भी कर रही होती है, ठीक है, जो अपने अक्ष पर ऐसे ही घूर्णन करती है, इसे कहते हैं घूर्णन गति। और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। ये दोनों गति तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। मैंने जो अभी अक्ष बनाया, ये पृथ्वी और इसका जो मैंने जो अक्ष बनाया ना, ये अक्ष जिस पर ये ऐसे घूर्णन करती है, ये एक काल्पनिक रेखा है। असली में ढूंढने नहीं निकल जाना पृथ्वी में कि चलो मैडम ने यहाँ पे एक रेखा बताई है तो देखते हैं कहाँ पे रेखा है। असली में कोई रेखा नहीं है, ठीक है।
ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, हमारे द्वारा बनाई गई है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। नीचे डायग्राम दिया हुआ है, आपको उसमें दिखाती हूँ। देखो, ये पृथ्वी, ठीक है, और ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है, ठीक है, ये ना झुकी हुई है, ये थोड़ी झुकी हुई है। तो इसका जो अक्ष भी ऐसे झुका हुआ ही होगा, है ना। तो वहाँ से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके आगे क्या लिखा है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। 66.5 डिग्री का तो कोण मैं आपको समझा दी, अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह मतलब ये जो पृथ्वी की जो परत है वहाँ से, ये पृथ्वी की ये परत है, यहाँ से जो कक्षीय समतल, मतलब ये जो परत के ऊपर से ये जो समतल है, यहाँ से जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे ही कहते हैं कक्षीय समतल। और ये समतल को से जो कोण बनाती है वो है 66.5 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये जो कक्ष से, पृथ्वी के कक्ष से मतलब पृथ्वी की परत से ये जो समतल, वह समतल से जो ये रेखा खींची गई है उसे ही कहते हैं पृथ्वी का कक्षीय समतल। इसी को हम 0 डिग्री मानकर, ये जो समतल है इससे जो रेखा खींची गई है इसी को हम 0 डिग्री मानते हैं और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा है। ये सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोल है, ऊपर बताया, और यहाँ पे इसका प्रकाश नहीं पहुँच पाता है तो यहाँ पे रात होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे भी हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का जो सामने वाला भाग होगा ना वहाँ पर दिन होगा और पीछे रात होगी, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, और इंग्लिश में LOI भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है LOI, प्रदीप्ति वृत्त। याद रखिएगा कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये तो अक्ष हो गया पृथ्वी का, ठीक है, जिस पर ये अपने अक्ष पर ऐसे घूर्णन करती है, और ये लाइन है, ये है प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। मेरे से लाइन सीधी नहीं खींची जा रही, आप समझ जाएंगे, है ना। यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, ये दिन तथा रात को विभाजित करती है, मतलब प्रदीप्ति वृत्त उस वृत्त को कहते हैं जो दिन तथा रात को विभाजित करती है। देखो इसने विभाजित कर दिया, प्रदीप्ति वृत्त के इस तरफ दिन है और इस तरफ ये रात है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रदीप्ति वृत्त उसे कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग
24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। मतलब ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूर्णन ये एक राउंड लगाने में 24 घंटे लगाती है। ठीक है, तो उस समय 24 घंटे लगाती है। तो उस समय जो पृथ्वी के सामने जब सूर्य रहता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तब दिन होता है, और जब जिस पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा होता है सूर्य का, उसमें रात होती है। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये पश्चिम और ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, ऐसे गति करती है। तो पहले यहाँ सुबह होती है, उसके बाद यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया ये पूरा कंप्लीट। अगर पृथ्वी, ये सब तो बच्चों के लिए दिया है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। मैंने बताया जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना, अपने कक्ष पर ही परिक्रमा करती है, उसे कहते हैं परिक्रमण गति। मैंने अभी बताया आपको दो गतियों के बारे में, घूर्णन और परिक्रमण। चलो आगे देखते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब ये एक वर्ष खाली 365 दिन में पूरा नहीं करती है, उसके बाद 6 घंटे और होते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए खाली 365 दिन उसको मानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं, पर असली में वो 365 दिन में मतलब पूरी परिक्रमा नहीं करती है ना, उसके अलावा भी 6 घंटे और लगते हैं जो हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा है तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। ठीक है, 6 × 4 कर दो जो 24 हो जाएगा। तो जो 4 वर्ष का 6 घंटा बचता है ना, वो पूरा एक दिन बन जाता है 24 घंटा। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। तो ये जो दिन बन जाता है ना, पूरा 24 घंटा हो जाता है, उस दिन को फरवरी के दिन जोड़ा जाता है। मतलब 4 साल में वो एक दिन आता है जब उस दिन को फरवरी में जोड़ दिया जाता है। वो दिन 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, जब ये 6 घंटे मिलकर 24 घंटे के बराबर एक दिन बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। हर साल 28 दिन का फरवरी माह होता है, पर 4 साल में 29 दिन का एक फरवरी माह आता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, एक दिन और हो जाता है। तो आप फिर पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब आएगा, है ना। इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ तभी समझ में आएगा। देखो, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण। जैसे देखो, अभी ये पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य कहाँ है? इधर है। तो इस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस भाग में अधिक, इस समय क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है।
तो उस भाग में दूसरी ऋतु रहती है और उत्तरी गोलार्ध में दूसरी ऋतु रहती है। ठीक है, और इस पृथ्वी की ये स्थिति ऐसी रहती है कि उसमें उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। तो यहाँ पर दूसरी ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में दूसरी ऋतु रहती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में, सॉरी, ठीक है, हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ, तभी समझ में आएगा। देखो इसमें क्या लिखा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जहाँ पर सीध में पड़ती है सूर्य की किरणें, जैसे कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो जो सूर्य की किरणें जहाँ पर सीध में पड़ती हैं वहाँ ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर ठंड रहती है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा इतनी अधिक प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। अभी मैं डायग्राम बना के समझाऊंगी, पहले ये जो लिखा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, मैंने विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध ये सब पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो भी इसमें बताऊंगी। ठीक है, आप समझ जाइए। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। क्योंकि वहाँ पर सूर्य की ऊष्मा अधिक पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है, इसलिए। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत ये उत्तर अयनांत अवस्था में दक्षिण ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होती है ठंडी। ठीक है, इस समय यहाँ पर दक्षिण ध्रुव में ठंडी पड़ती है और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में पहुंचती हैं। क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य के चारों ओर झुका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर पड़ती है गर्मी। देखिए ये जो LOI गुजर रही है, मतलब जो दिन तथा रात को विभाजित करती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं तथा रात छोटी होती है। दिन लंबे, रात छोटी, दिन लंबे, रात छोटी। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी नहीं पहुँचती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी हुई अवस्था में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय ठंड पड़ती है। इस अवस्था को कहते हैं उत्तरी अयनांत अवस्था। आगे देखते हैं। इस स्थिति में दिन लंबा होता है और रात
छोटी होती है और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन बना रहता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इतनी प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंचता है। और इसलिए जो उत्तरी भाग होता है पृथ्वी का, उस समय वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। आगे देखते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को जैसे देखो 21 जून को क्या था, उत्तरी ध्रुव झुका था तो वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ी थी और वहाँ पे गर्मी का मौसम था। पर अब क्या होगा, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें झुकी हुई होती, दक्षिण गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, तो उस समय वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। देखो यहाँ लिखा होगा, चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें उस समय तिरछी पड़ रही होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं दक्षिण अयनांत। दिखाती हूँ। देखो इसमें जैसे कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पर तो हमने देखा ये उत्तरी गोलार्ध झुकी हुई अवस्था में रहता है, पर यहाँ पर इस स्थिति में जो दक्षिणी गोलार्ध है वो झुकी हुई अवस्था में रहता है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें इतनी नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ठंड रहती है और इसी का उल्टा यहाँ पर गर्मी रहती है और ये जो LOI है ये दिन तथा रात में विभक्त करती है। इसी कारण ही यहाँ पर भी 6 महीने का दिन रहता है और इधर भी 6 महीने का दिन रहता है। ठीक है, इस स्थिति को बोलते हैं दक्षिण अयनांत। ठीक है, और पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से ये सूर्य की किरणें सीध में दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। ठीक है, और ये पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध उस समय यहाँ पर ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी नहीं पहुँच पाती है। और क्यों नहीं पहुँच पाती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक साइड झुकी हुई है। ठीक है, तो जो उस समय इस स्थिति में जो दक्षिणी ध्रुव रहता है वो पृथ्वी के सूर्य के एकदम सामने में रहता है झुका हुआ, और उत्तरी ध्रुव इस तरफ झुक गया रहता है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध में और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है उस समय। LOI का मतलब मैंने क्या बताया, जो दिन तथा रात को विभक्त करती है। तो यहाँ पर ये लंबे दिन और छोटी रात, लंबे दिन छोटी रात, लंबे दिन छोटी रात। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। अभी मैंने बताया 21 जून और 22 दिसंबर को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुके रहता है, तब उस समय 6 महीने का दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में पहुँचता है। क्योंकि वो उस तरफ झुका हुआ है ना। और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव झुका रहता है सूर्य की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध तो
जो ये 21 मार्च और 23 सितंबर है, इस समय कोई भी भाग पृथ्वी का सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो उस स्थिति को बोलते हैं विषुव। इसमें जैसे मैंने किसी में बताया दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है ना, और किसी में बताया रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। पर ये जो विषुव स्थिति होती है पृथ्वी की 21 मार्च और 23 सितंबर को, इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे, मैं आपको डायग्राम में ही बताऊंगी। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। चलो मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। देखो, ये 21 मार्च की स्थिति है। यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीध में पड़ती है। ठीक है, तो जो दक्षिण ध्रुव रहता है वो उसमें पृथ्वी के सामने रहता है, तो उसमें शरद ऋतु रहती है, और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। ठीक है, इसी के ठीक विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने रहता है, तो उसमें शरद ऋतु रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। ठीक है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? विषुव। 23 सितंबर और 21 मार्च की पृथ्वी की स्थिति को क्या बोलते हैं? विषुव। और इसमें जो अक्ष होता है और जो LOI रेखा है, काल्पनिक रेखा, वो दोनों एक ही स्थिति में रहती है, मतलब एक ही जगह पे रहती है। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह। अभी हम अलग अलग देख रहे थे, देखो यहाँ पे ये अक्ष, ये LOI, यहाँ पे ये पृथ्वी का अक्ष और ये LOI। अक्ष मतलब इस पर वो घूर्णन करता है, पर ये जो विषुव की स्थिति रहती है, मतलब जो LOI रेखा है जो दिन तथा रात को विभक्त करती है, वो एक ही स्थिति में रहती है। ठीक है, और दिन तथा रात को समान बांटती है। ठीक है, इसमें दिन लंबा रात छोटी ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, जो स्थिति 21 मार्च को रहती है पृथ्वी की, उसके विपरीत ही स्थिति 23 सितंबर को रहती है। ठीक है, इसमें क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम सीध में पड़ती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलो, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाले हैं ना, और शेयर करें अपने दोस्तों से भी। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।